जो आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, 5 तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई पे, जहां पर सख्त पेपर लीक के कानून को लेकर जो बहस चल रही उसमें हम देख रहे थे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर अपनी बात को रख रहे थे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस वक्त की क्या है सुर्खियां। एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा जारी। चर्चा की शुरुआत के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोहराई छात्रों के हित की प्राथमिकता। बांसुरी स्वराज ने कहा, बिल मोदी सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का है परिणाम। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। हंगामे के बीच जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 किया पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा की। फैसलों से मिलेगा महिलाओं को बराबरी का अवसर और लापता जवानों के परिवारों को जल्द मिलेगी सहायता। असम में बाढ़ के लिए युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने असम के सांसदों के साथ की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। कहा, केंद्र सरकार प्रभावितों के मदद के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने पार की बर्बरता की सीमा। मुजफ्फराबाद मार्च के दौरान गोलीबारी में 19 की मौत। भारत ने की कड़ी निंदा। कहा, शोषण और दमन से बिगड़े हालात। बात संसद की। लगातार एक सप्ताह तक हंगामे और गतिरोध के बाद संसद के मानसून सत्र में आखिरकार विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पर चर्चा आज शुरू हो गई है। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच विधेयक को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली है। उधर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी प्रभावित रही, जबकि पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। एक हफ्ते की मैराथन गतिरोध के बाद दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र में आखिरकार लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 को यूं तो सोमवार को ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच बनी सहमति के मद्देनजर पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परीक्षा संशोधन बिल पर बताया कि अब सजा के अलावा जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक के औचित्य पर सवाल उठाया और चुटकी ली। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के एक समूह ने आंदोलन खड़ा करके एक बड़ी बहस छेड़ दी।
शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है। इससे पहले दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सांसदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मानसून सत्र का जो पहला पूरा सप्ताह था वो एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन दूसरे सप्ताह में भी कल जो सोमवार का दिन था उसमें भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, लेकिन गतिरोध टूटा और उसके बाद आज यानी मंगलवार से संसद में इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद से आज एक प्रकार से सहमति बनने के बाद भी दोपहर 2 बजे इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। 6, 8, 10 घंटे जितने भी समय के लिए चर्चा होगी उसके लिए चेयर ने व्यवस्था दी है कि व्यवस्था करने के लिए अब चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं इस बीच पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कानून पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इस वक्त भी चर्चा के दौरान भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि कोई दोबारा पेपर लीक करने की कोशिश भी ना कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पीएम आवास में जाने का सपना कभी साकार नहीं होगा। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में धांधली और पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुकम्मल इलाज हम करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा मोदी सरकार में ही मिलती है। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। तो इस महत्वपूर्ण खबर पे हम चर्चा करेंगे, उसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, पेपर लीक पर संसद में मंथन। पेपर लीक पर संसद में मंथन, छात्रों के भविष्य का चिंतन, क्योंकि छात्रों के भविष्य के चिंतन पर इस वक्त संसद में मंथन हो रहा है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि देर लगा, गतिरोध टूटा और अब चर्चा एक प्रकार से शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है कि साहब, आपके 2024 के कानून से आप व्यवस्था सही नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे? और साथ ही साथ छात्रों पे हुए अन्याय को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। अनिरुद्ध जी। आर्येंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुरझाए हुए मुंह से और टूटे हुए दिल से विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो होते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन में चले गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो छात्र आंदोलन हो रहा था, अगर उन पे विश्वास होता तो शायद उनके पास जाते, लेकिन उनके पास तो गए नहीं। तो ये तो अलग अपना लोटपोट करने लग गए राहुल गांधी। आज प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर झूठ परोस रही थी, आप इनकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इनका 1-2 झूठ को एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, ये दोनों भाई बहन के जोड़ा क्या फैला रहा पूरे देश के अंदर,
कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा केवल नीट में पैसा ले लिया गया। मैं कहता हूं 1700 रुपए के आसपास एवरेज फॉर्म का कीमत होती है, 22 लाख 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी दर्शक बुद्धिमान होगा डीडी न्यूज का, देख रहा होगा शाम के समय, तो कहां से अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिए 2 लाख 20 लाख को और 1700 रुपए को, तो मुश्किल से 3000 करोड़ रुपए होता। कहां 1.5 लाख करोड़ ले गया। एक तो ये झूठ इनका रहता है। दूसरी चीज, इनकी बातों में गंभीरता इसलिए नहीं आती है कि 68 पेपर 2004 से 2014 तक लीक होते हैं। कोई कानून लेके नहीं आते हैं, कोई चीजें लेके नहीं आते, न रोक करते हैं, न इस्तीफा होता, कुछ भी नहीं करते, उस पर चर्चा भी नहीं कर। तो और राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक होते हैं। इनके ही डिप्टी सीएम अशोक गहलोत के डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे। सचिन पायलट खुद कहते थे पेपर लीक वाले जादू। कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ, केरल में 200 बच्चों पर एफआईआर दर्ज हो गए। इनके अलायंस पार्टनर पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, 258 बच्चों पर एफआईआर। लेकिन अनुज जी, लेकिन आप अगर अपने विपक्षियों की कमियां गिनाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके समय की कमी पे कोई पर्दा पड़ सकता है। आपको अपनी हिस्से की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा ना उससे। जी अरेंद्र जी, कमियां नहीं गिना रहे हैं, इनकी गंभीरता बता रहे हैं कि जब कोई सरकार बिल लेके आ रही, वर्तमान सरकार 2024 में अगर कोई इसमें कानून लेके आए तो मोदी जी लेके आए। भाई इतने 60-70 सालों तक आपने क्या किया? अगर उसमें क्या कहते हैं संशोधन किया जा रहा, अमेंडमेंट किया जा रहा है तो मोदी सरकार ही कर रही है। राधाकृष्णन कमेटी 101 रिकमेंडेशन देती, 100 रिकमेंडेशन लागू होता है, मोदी जी ही लागू करते हैं। एनटीए की चर्चा 2010 में किया था और उसको बनाया मोदी जी ने, 2017 में बनाया। नीट की बात करते थे। प्रॉब्लम इनको क्या है कि ये लोग नीट से भी प्रॉब्लम इनको होता था क्योंकि 85% सीट इनके पास होती थी, मैनेजमेंट कोटा में चला जाता था सारी सीटें। तो इनको जो रेस्ट सीटें हैं तो मैनेजमेंट कोटा से इनको ज्यादा अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं क्योस कुछ ना कुछ इनके मन में रहा। तो जब सुधार हो रहा है, आप चाहते हैं छात्र हित की बात करना, आप एक पॉजिटिव वे में सुधार की चर्चा करिए, ना कि नेगेटिव वे में चर्चा करिए। ये तो बताना ठीक है विजय कौशिक जी, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप लोग इस प्रकार का सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर कानून बन सके, व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके, बजाय इसके कि राजनीतिक स्कोर करने का काम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है विपक्ष के जो भाषण हो रहा है विपक्ष के नेताओं के संसद में। विजय जी, देखिए, सबसे पहली बात, जब आप दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। अगर आपके हाथ में चाकू है तो विपक्ष आपसे कैसे हाथ मिला दे? आप विपक्ष को मिटाना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। ठीक इस छात्र आंदोलन की तरह, जिनके ऊपर भाजपा सरकार के ऊपर आरोप है कि इन्होंने पैलेट गन का प्रयोग उन निर्दोष छात्रों पर कराया जो कभी इन्होंने आतंकवादी समर्थकों के ऊपर कथित रूप से कराने का दावा किया था। तो ये तो इस सरकार की असलियत है, पहली बात। दूसरी बात, कौन कहता है कि हम नहीं चाहते संसद चले? हम चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि संसद में होने क्या जा रहा है। संसद में हर वो बिल जबरदस्ती पास कराया जाएगा जिसे विपक्ष नहीं चाहता, केवल बहुमत के आधार पर, वैचारिक आधार पर इनका कोई काम नहीं है। अच्छा विजय जी, ठीक, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात को मैंने सुन लिया, लेकिन आप ये बताइए आज जिन भी विपक्षी नेताओं ने अपनी भाषण दिए हैं, संसद में सुझाव दिए, कौन से ऐसा बड़ा एक ब्लूप्रिंट दिखाया है, सरकार के सामने रखा है जिसको कहा जाए कि साहब आप एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपने इतना महत्वपूर्ण और बड़ा सुझाव दिया है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार पार्टी की रणनीति होती है कि जब तक कोई बैठक करके सुझाव ना मांगे जाएं, क्योंकि अगर सुझाव मान लीजिए दे रहे हैं, उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन पहले ही सुझावों पर नहीं हुई तो नए सुझाव देकर क्या करें। और जो हमारे सुझाव है वो स्पष्ट हैं। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, एक तरीके से शिक्षा माफिया के हाथ में सारा सिस्टम चला गया है। उसी के चलते पेपर लीक हो रहे हैं, उसी के चलते एमबीबीएस की पढ़ाई 1-1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में पढ़ रही है। बच्चों को जो कभी कोर्स कभी 20-20 हजार रुपए सालाना फीस में हो जाया करते थे, आज उसमें अभिभावकों को लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। और सही मायने में तो अगर आपकी शिक्षा आपको रोजगार ना दे सके तो वो एक ऐसे युवाओं को जन्म देगी जो इस देश में अराजकता या गुंडागर्दी या गलत रास्ते पर चलने पर विवश हो जाएंगे। उन मुद्दों की बात मोदी जी कर नहीं रहे हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा, भाजपा में यानी कि देश की इस भाजपा की सरकार में सारे काम अकेले मोदी जी कर रहे हैं। अब एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा, जाहिर सी बात है। नहीं सर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। शेखर अय्यर जी, सवाल ये आता है कि जिस एक स्तर के बहस की इंतजार देश कर रहा था कि संसद में जब चर्चा होगी तो वो बहस का स्तर हमको देखने को मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ विपक्ष से तमाम बड़े सुझाव भी आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली नंबर स्कोर करते हुए सभी नेता दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से विपक्ष के। क्या यही इसी चीज के लिए बहस का इंतजार हो रहा था?
लगता तो यही है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही, देखिए, ये संशोधन आने से पहले कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कानून 2024 में लाए थे, इसे अभी ये कानून से क्या होगा। देखिए क्या है कि विपक्ष इस टेम्पटेशन में पड़ा है कि यही मौका छोड़ देंगे तो फिर कौन सा मौका मिलेगा सरकार को घेरने के लिए। इसी सोच में ही आपने देखा होगा जो पिछले हफ्ते जो जितने घटनाक्रम हुए, नेता विपक्ष, प्राइम मिनिस्टर घर के सामने एक धरना, और जिस तरह जो कई सारे स्टैंड यही चल रहा है कि भाई आज भी देखिए आप नए शिक्षा मंत्री पे अटैक शुरू हो गया, प्रियंका जी स्वयं अटैक शुरू कर दिए। देखिए ये बड़ा क्लियर है क्या है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अपने जो स्पेस है वो भी बचाना धीरे धीरे दिक्कत हो रहा है। आप देखिए इसलिए तो राहुल गांधी वहां गए भी नहीं, जंतर मंतर गए नहीं, अरविंद केजरीवाल गए, वामपंथी गए, बाकी गए, लेकिन ये स्वयं वहां नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था भाई ये कौन है, ये कॉकरोच पार्टी कौन है, ये क्यों विपक्ष की स्पेस ऑक्यूपाई करना आ रहा है, इनके पीछे कौन है। दूसरी बात है सरकार भी जांच कर रही है कि कौन इनके पीछे है, लेकिन राहुल जी का चिंता और कुछ था कि ये कौन है, ये क्या हमारी स्पेस ले जाएंगे। इसीलिए आप देख रहेंगे जो आक्रमण जो पार्लियामेंट के अंदर जो देख रहे हैं, यही दिखाने के लिए सरकार कुछ भी करे हमारी देखिए विरोध तो नहीं कर सकते। देखिए आज देखिए हमने अखिलेश जी को सुना, अखिलेश जी भी क्या कह रहे थे कि ये मत सोचिए कि हम ये कानून को समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी उनको भी लग रहा है कि ये कानून की आवश्यकता है कि आपकी, क्योंकि हमने 2024 कानून वो तो केवल पब्लिक सर्विस के लिए था, ये तो और भी चीजों को इसमें ऐड करके फास्ट ट्रैक की बात है, कई चीजें इसमें, सब ऑपोजिशन को पता है ये नई चीज है, लेकिन पब्लिकली स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब इतना उनको लग रहा है भाई यूपी में चुनाव आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, ये चुनाव रणनीति को लेकर ही ये अपने कर रहे हैं। जब मुझे लगता है इस बार जो कानून है, देखिए ये समस्या को एक परमानेंट सॉल्यूशन लाने की कोशिश होनी चाहिए, और एक भी कंस्ट्रक्टिव अभी भी तो संसद चल रहा है, अभी भी एक हमें कोई ऐसा कोई एक आप कहिए भाई ये कानून में ये नहीं है इसलिए ये करिए, या इस कानून को देखिए, जब कुछ कई मेंबर्स ये दिए हुए अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं नहीं है, लेकिन जो बहस में जो चीजें आनी चाहिए, देखिए ये करिए, ये करिए। मैंने कह रहा हूं कि आपकी राजनीति मत करिए, राजनीति करिए, लेकिन आपके तो कुछ तो पॉइंट्स आनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल भी यही था कि वो सुझाव कहाँ है, वो ब्लूप्रिंट कहाँ है, जो कम से कम देश जानना चाहता है कि साहब चलिए मौजूदा सरकार के पास नहीं, लेकिन आपने वो इतना महत्वपूर्ण सुझाव तो कम से कम दिया। अनिरुद्ध जी, सवाल आपसे इस बात को लेकर भी है कि विपक्ष इस बात को लेकर भी आपको घेर रहा है कि साहब कागजों पे 2024 का भी कानून था, एक बार फिर से आप 2026 में उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने को लेकर जो फूल प्रूफ व्यवस्था चाहिए, समस्या वहां पे आती है। कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे? सरकार अपनी साख कैसे बचाएगी? विश्वास बहाली छात्रों के साथ होगी कैसे? अरेंद्र जी देखिए, छात्रों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही है, उन्होंने उन पर विश्वास किया। अगर विश्वास विपक्ष पे होता तो शायद वो विपक्ष के पास जाते, वो राहुल गांधी के पास जाते, राहुल गांधी जी को लूटफूट कहीं और करने की जरूरत ना पड़ती। दूसरी चीज, अपने कांग्रेस के मित्र का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। 7 नवंबर 1966 का दिन, शेखर अय्यर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको याद होगा। 7 नवंबर 1966 में भाई साधु संत जा रहे थे मिलने के लिए, इंदिरा जी से गोली चलाने की क्या जरूरत थी? हम लोग खुद बीजेपी युवा मोर्चा में तिरंगा यात्रा निकाले हुए थे और पता चला सबको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। तिरंगा यात्रा के लिए लोग जेल में डाले। आज ये कहां की कपोल कल्पना, इमेजिनेशन स्टोरी बता रहे हैं इनके साथ हुआ। देखिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, जो छात्र हैं उन पर न FIR किया जाएगा। अगर उन पे पहले FIR या कुछ भी ऐसी हुआ है तो वो वापस लिया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस ने डिटेक्ट किया है कि प्रूवन क्रिमिनल है, उन पे तो ऑलरेडी कार्रवाई होगी। उसको तो हमारे बस में, किसी की बस में, वो तो प्रूवन कार्रवाई उनकी होनी है। एक बात। दूसरी बात है, आप प्रियंका वाड्रा जी का आपने स्पीच सुना, IIT मद्रास के डायरेक्टर का किस तरीके से उपहास उड़ाया उन्होंने। ये सुझाव दे रहे, उपहास उड़ा रहे थे भाई, सुझाव तो नहीं दे रहे थे। किस तरीके उपहास उड़ाया जा रहा था कि अगर शायद PLSI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, दोनों भाई बहन नहीं बता पाएंगे, लेकिन उपहास उड़ा। जब आप शिक्षक का उपहास उड़ा रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आपके मन में सुझाव कहां से आएगा? राजनीति छोड़िए, छात्र हित की बात करें। आपको लगता है कि बिल में कुछ और एड ऑन किया जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर को और ज्यादा दिया जा सकता है, इंडिविजुअल के लिए कुछ और सजा बढ़ाई जा सकती है, कुछ और फाइन इसमें ऐड किया जा सकता है। इसमें ये
टेक्नोलॉजी ना यूज करके दूसरी कोई टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। डेफिनेटली उस सुझाव को एक्सेप्ट है, इसीलिए चर्चा हो रही, पार्लियामेंट्री डिबेट और डिस्कोर्स के लिए है। लेकिन अगर आप शिक्षक का उपहास उड़ा के और शिक्षा की व्यवस्था बदलना चाहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है डीडी न्यूज, IIT मद्रास के भी बच्चे देख रहे होंगे, बीटेक के बच्चे देख रहे होंगे और वही अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मैनेजमेंट के देख रहे होंगे। तो वो गंभीरता से कैसे इनको लेंगे उनको ही पता है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि क्या इस प्रकार की जो मौजूदा व्यवस्था जिसकी वजह से छात्रों में असंतोष पैदा हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल इस प्रकार का एक अल्टरनेट देते हुए संसद में दिखाई पड़ रहे हैं जिसपे आज का युवा विश्वास कर सके? कम से कम वो सुझाव सदन में बहस का स्तर वो दिखाई नहीं पड़ रहा। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा बार बार। विजय जी देखिए, हमारा तो सरकार को सुझाव, सरकार में हमारा कहना है कि इस देश में सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, वो शिक्षा सब होनी चाहिए, वो शिक्षा रोजगार पर होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ने लिखने के बाद के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हो। लेकिन सरकार ने सारा सिस्टम एजुकेशन नहीं कर दिया, शिक्षा किसी के लिए सुलभ नहीं रही है और वो रोजगार परक भी नहीं है, जिसके कारण इस देश में बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर फैल रही है। आज ये जो छात्र आंदोलन हुआ है, युवाओं ने तंग आकर किया और उसके बाद में सरकार ने क्या किया, कभी इसको बांग्लादेश से प्रेरित बताया, बांग्लादेश का हाथ बताया, कभी पाकिस्तान का हाथ बताया, कभी चाइना का हाथ बताया। जब कहीं दाल नहीं गली तो उसके बाद में इनसे बात करने की कोशिश की, जबकि उससे पहले इन्होंने लाठीचार्ज करवाए, गोलियां चलवाई, क्या नहीं किया, क्या दमन चक्र नहीं अपनाया। और अभी भी सरकार के ऊपर ये आरोप है कि बहुत से छात्र गायब हैं, या तो पुलिस कस्टडी में है या वो मार दिए गए हैं। क्या हुआ क्या नहीं सरकार जानती है, या जो कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी या अधिकारी वो जानते हैं कि उन्होंने सरकार के चेहरे पर क्या क्या गलत काम किए हैं। हमारा तो अभी ये कहना है, सरकार सबसे पहले शिक्षा को सस्ती बनाए, सबके लिए बनाए। हम हर तरह से योगदान देने तैयार हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं विजय कौशिक जी, वो संसद में आपके नेता कहते नजर नहीं आ रहे हैं कि साहब किस तरीके के सुझाव के साथ खड़े हुए हैं। आज छात्रों के आक्रोश पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए तो नजर आते तमाम दल, लेकिन उसका समाधान, समस्या से आगे बढ़ के समाधान में सहयोग वो दिखाई नहीं पड़ रहा। शेखर अय्यर जी, सवाल आपसे यही है कि क्या जो युवा आक्रोशित था, सड़क पे था, आज जब वो इंतजार कर रहा होगा उस संसद में समाधान की ओर, तो क्या वो देख रहा होगा कि हमारे तमाम विपक्षी दल जो हमारे नाम पर इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे थे, आज किस प्रकार के सुझाव और उस विजन के साथ यहाँ मौजूद है? कम से कम वो युवा भी देख रहा होगा। अरे जी, वही तो युवाओं को तो लगेगा कि भाई हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं, हमारे सिस्टम को लेकर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसको देखिए, बात तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये जो बच्चे आ गए। लेकिन ये नहीं है कि सारे जो आए थे सारे स्कूल, मतलब कोई सिस्टम से कोई प्रॉब्लम था, अलग अलग कारण से लोग तो इकट्ठे हुए, अलग बात है। और उसमें राजनीति था और आदमी षड्यंत्र भी है, और कॉन्स्पिरेसी हम तो देख रहे हैं कि किस तरह अभी दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है, कई चीजें निकल रही है जो कुछ भयानक भी लग रहा है कि भाई ये छात्रों के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, लेकिन कोई जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो शिक्षा जो सेटअप है, जो व्यवस्था है, उसको लेकर जो चीजें हैं ना हम ये बहस में सुन पा रहे हैं, ना और कहीं बाहर सुन पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी छात्र जो हैं, जो नई पीढ़ी है, वो यही देख रहे हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं। देखिए क्या है कि बड़ी शिक्षा, हम जो वो एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिक्षा की क्वालिटी क्या है, किस तरह की पढ़ाई दिया जा रहा है, किस तरह की जो चीजें ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारे विश्वविद्यालय में। तो केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है, जो जिस तरह की ट्यूटोरियल कॉलेजेस बन गए जी, और ये जो बड़े शहर जैसे कोटा जैसे शहरों में ये जो कोचिंग को लेकर जो चल रहा है जी, और ये जो नया कानून में एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, यानी जो बार बार किया जा रहा है, भाई ये कोचिंग माफिया की बात की जा रही है कि जो इस तरह की लीकों में शामिल होते हैं। बिल्कुल, उस पे भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा नया कानून का प्रावधान है वो सख्ती से काम करता नजर आएगा। तमाम प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोचिंग सेंटर भी इसमें लिप्त होते हैं, संगठित अपराधी इसमें लिप्त होते हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पेपर लीक पर अब पंजाब की भगवंत मान सरकार घेरे में है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद बात पंजाब की। पंजाब में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष मान सरकार पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है। संसद से लेकर पंजाब तक इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये केवल परीक्षा में नकल का मामला है या फिर भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर एक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सीएम भगवंत मान के एक ट्वीट को लेकर भी सियासत अलग से खड़ी हो गई है। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। संसद के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। मुख्यमंत्री मान लगातार दावे कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पंजाब में अलग अलग भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में खासकर फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा समेत कई मामलों में अनियमितता और कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था, पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था। भगवंत मान जी जो बातें बोलते हैं वो पूरा टाइम तो नशे में होते हैं। वो विधानसभा नशे में जाते हैं,
वो जब लोकसभा आते थे तब वो नशे में बिल्कुल धुत आते थे, मंदिर गुरुद्वारे तक ये आदमी नशे में जाता है। और अब तो अकाल तख्त ने बताया है पूरे देश को कि किस तरीके से भगवंत मान ने नशे में बेअदबी तक करी है। तो इनकी बातों पे कोई क्या बात मानेगा। 6 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 सालों में, जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? क्यों पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? 19 जुलाई को पंजाब में इतना बड़ा चीटिंग रैकेट सामने आया है, सो व्हाई शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? पंजाब सरकार का कहना है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। विवाद की शुरुआत फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में सामने आए नकल मामले से हुई। आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। बीजेपी और अन्य दलों ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस ने भी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कि केवल राजनीति करने के लिए छात्रों को गुमराह करने का काम जो उन्होंने किया है उसकी स्वयं से उनको इसका जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उनकी सरकारों में जहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं सबसे पहले वहां कार्रवाई करनी चाहिए। ये यहाँ संदेह है, सीजेपी आपका जवाब नहीं दे रही, सीजेपी को आगे आना चाहिए। यहाँ संदेह की जो है उनकी तरफ उठ रहा है और वहाँ तो प्रोटेस्ट क्या है, सीजेपी को पहले दिन ही बोलना चाहिए था स्टेज के ऊपर। वही मिनिस्टर ऑफ जोत महज यहाँ आके प्रचार कर रहा है कि हम स्टूडेंट के हक में हैं, तो वहाँ पेपर लीक करवा रहा है पंजाब में। पेपर लीक को लेकर जहां आम आदमी पार्टी छात्रों के हितों का दावा करती आई है, वहीं पंजाब में सत्ता में होने के बावजूद छात्र हितों की अनदेखी करना उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। पेपर लीक के मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में हिला हवाली से मान सरकार के रवैये पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उसके दौरान हुई पुलिस कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान जंतर मंतर और देश के कई राज्यों में हुए छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नज़र में मामला स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के अलावा रबर बुलेट और इलेक्ट्रिक बैटल का इस्तेमाल किया है। यह भी आरोप लगाया गया कि कील लगी लाठियों से छात्रों को पीटा गया, जिससे कई छात्र घायल भी हुए। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम आदेश भी जारी किए हैं। छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। मामले से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज और कैमरा रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा केरलम, असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये था कि जो भी प्रोटेस्टर थे डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल से उसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन चलाने का, किसके ऑर्डर पर बच्चों को इतना मारा गया, किसके ऑर्डर पर जो है उनको इतना घसीटा गया, इस बारे की पूरी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की स्वतंत्र जांच से छात्रों और पुलिस दोनों के दावे स्पष्ट हो जाएंगे। कोर्ट ने आशंका जाहिर की कि अक्सर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बदनाम करने के लिए असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिए हैं कि जांच के लिए एसआईटी बनाई जा सकती है। एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है। साथ ही एसआईटी में एक महिला सदस्य को भी रखा जा सकता है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में एक प्रूफ के लिए कमेटी गठित करने का इशारा किया है, जिसमें एक महिला ऑफिसर होंगी जो मेंबर के रूप में होंगी। और कोर्ट ने मुख्यतः फोकस किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि स्वतंत्र जांच से यह भी स्पष्ट होगा कि हिंसा में शामिल लोग वास्तव में छात्र थे या आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्व। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले जारी दिशा निर्देशों की समीक्षा का समय भी आ गया है। अदालत ने सवाल उठाया है कि साल 2018 में पुलिस के लिए बने दिशा निर्देशों की भी समीक्षा का समय आ गया है। कोर्ट ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों पर पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही दिल्ली समेत सभी 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नागरिकों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को लेकर सरकार कैसे है तत्पर। इस खबर पर होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं। घर में 2-2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2-2 लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। पीएम सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी। सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0। हर घर सूर्य घर। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारतीय तटरक्षक बल को अधिक आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में लैंगिक समानता और ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले तटरक्षक कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी नीतियां जारी की हैं। नई व्यवस्था के तहत महिला अभ्यर्थियों को पुरुषों के समान शॉर्ट सर्विस और परमानेंट अपॉइंटमेंट के अवसर मिलेंगे। साथ ही सेवा में कार्यरत महिला अधिकारियों को भी पदोन्नति और परमानेंट अपॉइंटमेंट का विकल्प मिलेगा। दूसरी नीति के तहत ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता कर्मियों को अनुग्रह राशि के उद्देश्य से मृत मानने की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और अन्य लाभ समय पर मिल सकेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सुधार भारतीय तटरक्षक बल का मनोबल और परिचालन क्षमता दोनों को नई मजबूती देगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। मेरे रिटर्न्स रुक गए। मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहाँ करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन और कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके लिए कभी सपने से भी परे था, लेकिन देश ने उन्हें सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। इन पुस्तकों के शीर्षक समावेशी लोकतंत्र में भारतीय आस्था की परिलक्षित करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सचित्र संकलन राष्ट्रपति भवन की परंपराओं, कार्यप्रणालियों और उनके बहुआयामी स्वरूप से पाठकों का परिचय कराएगी। ये पुस्तकें देशवासियों की अपने विरासत पर गर्व के साथ, प्रगति के साथ पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इसी में उनकी सार्थकता है। आज जो भी पुस्तकें यहाँ आप लोगों के सामने यहाँ उन्मोचन किया गया है, ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। वहीं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ये पुस्तकें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के 4 वर्षों को समर्पित है। उनका असाधारण जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। It is really gives me a great immense pleasure to join all of you on this special occasion to release the 5 commemorative books marking 4 years of the presidency of our Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji. During the past 4 years, our Honorable President Madam has enriched the high office with grace, humility, wisdom and commitment to the letter and spirit of the Constitution. Her remarkable life journey is extraordinary and deeply inspiring. वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने इस मौके पर कहा कि ये पुस्तकें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का सबूत है। The launch of 5 books captured the remarkable period of leadership, vision and statesmanship that defines the tenure of our Honorable President Madam. These 4 years were marked with inclusive participation and meaningful engagements with the different sections of the society. These books also
documents India's rich cultural diversity and civilizational heritage through several engagements of Honorable Rashtrapati Ji across the nation and worldwide. और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर हिंसा और विरोध की आग में सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हैं। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है, जबकि भारत ने हालात पर गंभीर चिंता जताई है। आखिर पीओके में विरोध क्यों भड़का, प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं और वहां के ताज़ा हालात क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता, मासूमों पर AK-47 से निशाना और बिछ गई लाशें। अधिकारों के बदले मिली मौत। पीओके में विरोध प्रदर्शन के 52वें दिन हालात बेहद भयावह हो गए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC और प्रशासन के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को मुजफ्फराबाद की ओर से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान रावलाकोट समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल और लापता हैं। अधिकार मांग रहे बेगुनाहों की हत्या का ये घिनौना खेल तथा कथित विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया। भारत ने पीओके के बिगड़ते हालात को पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन का परिणाम बताया है। भारत ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़े जा रहे जुल्म के पहाड़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीओके में चुनावी ड्रामे के खेल को खुद वहां की पार्टियां ही उजागर कर रही हैं। PPP और PMLN एक दूसरे पर धांधली और वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी PTI और स्थानीय लोगों के संगठन JAC ने तो पहले ही कथित चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। हिंसा का खूनी तांडव रावलाकोट की ईदगाह मैदान से लाखों लोगों के मुजफ्फराबाद कूच के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों का जत्था जैसे ही चिनार चौक तक पहुंचा, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स और FC यानी फ्रंटियर टास्क फोर्स के जवानों ने बेगुनाह प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 घंटे रुक कर पाकिस्तानी रेंजर्स जमकर प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां बरसाते रहे और आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन पाकिस्तानी सेना के दमन और अत्याचार का सिलसिला यही नहीं रुका। पाकिस्तानी सेना ने अपना जमीर बेचते हुए मासूम घायलों पर भी कहर बरपाया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भी मैसर नहीं, क्योंकि जख्मों पर मरहम लगाने वाले केंद्र रेंजर्स की छावनी बन चुके हैं। सितम तो यह है कि घायलों को अस्पताल में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। गोलियों की आवाज के बीच पीओके के प्रदर्शनकारी मोहम्मद अकील ने पाकिस्तानी रेंजर्स की क्रूरता की गवाही दी।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया से मदद की अपील की। मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है, इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें बेहद साफ हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई हो, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 महीनों से जारी आंदोलन में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जहां इस मुद्दे पर खामोश है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी मानो इस मामले पर सांप सूख गया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से दो टूक कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य अंग है। साथ ही पाकिस्तानी सेना द्वारा पीओके में की जा रही बर्बर कार्रवाई की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्ज़ा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। और बात मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश से जल भराव की स्थिति बनी है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का चेतावनी भी जारी की है। इस बीच आज दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने पूरे इलाके की रफ्तार पर लगाम लगा दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दिल्ली में असम के सांसदों से मुलाकात कर असम में बाढ़ के हालात पर चर्चा की। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। राज्य के 6 जिलों में 4,45,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्किलों के 631 गांव और 37,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अभी भी बाढ़ की चपेट में है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी को सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं। उधर उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यातायात प्रभावित हुआ है और उड़ानों पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों पर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में जनजीवन को प्रभावित किया है। चंबा, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कें बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आज से 31 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। अगर जी आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा ज्यादातर हिस्सा ईस्ट इंडिया का इधर ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है,
और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है और बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर जा रहा है इस रीजन के लिए, और इसके अलावा अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रहा है, जिसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। गंगा जी का जलस्तर जो है खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर के लगभग नीचे है और इसलिए हम लोग यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ घाटों पे। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हुआ। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण यातायात बाधित हुआ। बारिश के कारण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन लगातार बारिश ने कई राज्यों में चुनौती भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।